चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने सीडीपी का जो फर्स्ट चैप्टर है और जिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ज़रूर आप चैप्टर को पढ़ के जाएँ, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते हुए जाएं और बहुत आसानी से आप इसको चैप्टर को याद रख सकते हैं। अगर हम इन्हें आसानी से सिनॉप्सिस के तहत हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए सीटेट में जिसके बारे में पूछा जाता है वो डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से। ठीक है, लेकिन हमें डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ क्या है। तो इंशाल्लाह हम उर्दू और इंग्लिश हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ। तो आप याद रखिए, ग्रोथ को उर्दू में कहते हैं नशोनुमा। ठीक है जी सर। जी, अब हम अगर इस पे बात करें कि नशोनुमा का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या है, तो कुछ चीज़ें जो पॉइंट वाइज हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से मुराद क्या होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसे हम नाप सकते हैं या हम जिसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? दोनों भी चीज़ें इसके अंदर, ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और इसे हम नाप भी सकते हैं। ये आगे के पॉइंट में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर या बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर उसका वेट है, उसकी साइज़ है, शेप है, लेंथ है, यानी कि बच्चे का वज़न उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। उसके बॉडी पार्ट्स का साइज़ उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। बॉडी शेप, उसका सर, उसका हाथ, उसका पैर, ये भी शेप में चेंजेस आते रहते हैं। लंबाई में भी इजाफा होता रहता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, इट इज़ लिमिटेड टाइम पीरियड। कब तक होता है ये? वाज़े उसका जवाब आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलता है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है बच्चे की, उसके वज़न में इजाफा होना, उसके साइज़ में इजाफा होना, उसके शेप में इजाफा होना। ठीक है, ये जो क्वांटिटेटिव यानी कि तबई साख्त बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो कब तक जारी रहती है? तो उसके लिए वाज़े जवाब आपके पास याद रहना चाहिए, टिल मैच्योरिटी। कब तक चलती है वो? मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी कहते हैं बलूगत तक। ठीक है, बलूगत तक, जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक ये काम चलता रहता है, उसे हम कहेंगे ग्रोथ। बहुत शॉर्ट में आपको हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सीटेट के तनाजुर में कम वक्त में ग्रोथ को भी समझ सकें और डेवलपमेंट को भी समझ सकें। ठीक है, और एक चीज़ इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक ही क्यू आता है ग्रोथ के अंदर एक क्यू आएगा और वो क्यू का नाम है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसमें आएगा आपका वज़न, आपका लंबाई। ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आएगी। तो शॉर्ट में इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट के ज़रिए। अब उसी के बनिस्बत हमें दूसरा उसी से रिलेटेड पॉइंट। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जी, अगर सभी को हो रही है तो बताएं। आवाज़ आ रही है सभी को? नो सर, स्क्रीन भी शो नहीं कर रहा है। जी, ये नेटवर्क इशू हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कि ग्रोथ के बनिस्बत जो दूसरा टॉपिक अहम जो चैप्टर के अंदर दिया। चलिए, तो डेवलपमेंट के अंदर हम जब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ के अंदर हमने देखा कि ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव बच्चे की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन में आपको डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ ऐड करना है, जो चीज़ स्पेसिफिकल है, वो है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों भी यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्वांटिटी का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि उसका वेट है, उसका वज़न है, उसकी हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है, उसका शेप है। ये तमाम चीज़ें क्वांटिटिव मेजरमेंट के अंदर आती है। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्वांटिटेटिव के अंदर आती है? हम देखेंगे कि वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे की क्वालिटी के ताल्लुक से आती है। क्वालिटी के अंदर कौन सी आएंगी? फिज़िकल भी आएगी, इमोशनल आएगी, कॉग्निटिव आएगी। ठीक है,
इसके अलावा भी और कौन सी आएगी आप बता सकते हैं, बताइए फास्ट। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मेंटल ग्रोथ है उसकी, फिजिकल ग्रोथ है, कॉग्निटिव ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है। ये तमाम किस्म की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आपको डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है जी। और ग्रोथ के अंदर हमने देखा था कि ग्रोथ कब तक चलती है बच्चे को अंदर, टिल मैच्योरिटी देखे थे हमने। ठीक है, डेवलपमेंट कब तक चलता है, डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की सलाहियतों में इजाफा होना, हर किस्म की सलाहियत, उसकी समाजी, उसकी जहनी, उसकी अखलाकी, उसकी दिमागी, उसकी नफ्सियाती, ऑल टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स विल कम। उसके बाद हमने आपको बताए हैं कि ग्रोथ के जो स्पेशलिटी थी कि वो ग्रोथ कब तक जारी रहती है, स्टूडेंट की ग्रोथ कब तक जारी रहती है। तो आपने पिछले टॉपिक के अंदर देखा कि टिल मैच्योरिटी, है ना, बलोगत तक, जब तक इंसान बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उसकी फिज़िकल एस्पेक्ट से उसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच बढ़ती रहती है। लेकिन जब तक डेवलपमेंट की बात आती है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इंसान का जो डेवलपमेंट है, वो तरक्की है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ही है। ग्रोथ मैच्योरिटी तक रहेगी, डेवलपमेंट कब तक रहेगा, उम्र ख़त्म होने तक, यानी मौत तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मौत तक हम जी, मोटर डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसे हम कह सकते हैं टू गेन द बेटर कंट्रोल ओवर आवर बोन्स, मसल्स, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमें बाहर के इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हमें मदद करते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें मैनिपुलेशन करते हैं हम हमारे मसल्स का, बोन्स का, बॉडी पार्ट्स का, हाथों का, पैरों का। दैट ऑल ओवर कंट्रोल कम्स अंडर द मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट हमको देखना है कि मोटर डेवलपमेंट जो हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, जो हमारे बॉडी पर कंट्रोल रखते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, स्टडी भी किया होगा कि कॉग्निटिव यानी जहनी हमारी तरक्की। कॉग्निटिव जहाँ भी मिलेगा वो हमारे दिमाग से रिलेटेड होगा, हमारे जहन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी, सबसे पहली जो चीज़ आएंगी वो हमारी थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं। ठीक है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, जो हम किसी चीज़ के पीछे वजह जानने की हम कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन, जी, इमेजिनेशन है। ओके, वो तमाम काम जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है हमारी, जो पूरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, दैट ऑल टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम्स अंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझ में आया? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी मोटर डेवलपमेंट यानी बॉडी कंट्रोल का एक हिस्सा है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में वो तमाम बॉडी ऑर्गन्स आते हैं, वो काम आते हैं जो हमारे बॉडी पोस्चर को, यानी कि हमारे चलने में, खड़े रहने में, खेलने में, दौड़ने में, आ रही बात समझ में? इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। ग्रॉस मोटर यानी जिसके अंदर बड़े बड़े ऑर्गन्स हमारे अहम रोल अदा करते हैं। जैसे प्लेइंग है, तो खेलने के अंदर हमारे जितने बड़े ऑर्गन्स है, हाथ है, पैर है, सर, ये तमाम ऑर्गन्स कंटिन्यूसली काम करते हैं। दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कम्स अंडर द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। रनिंग है, जंपिंग है, स्टैंडिंग है, ठीक है, ये तमाम काम कैम में आएंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर, बड़े बड़े मूवमेंट। नेक्स्ट आपके सामने है फाइन मोटर डेवलपमेंट।
अब फाइन का मतलब यही होता है कि हम जो चीज़ें बारीक बीनी से काम की जाती हैं, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फाइन एक्टिविटीज़। फाइन यानी छोटी 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 चीज़ें जिसके अंदर लिखने का काम है, थ्रोइंग है, ठीक है। कैच, अब आप जो है बॉल को पकड़ते हैं अपने हाथों से, ठीक है। ऐसे काम जो हमारे फिंगर्स के ज़रिए अंजाम पाते हैं, ऐसे काम जो हमारे हाथों के ज़रिए अंजाम पाते हैं, ठीक है। पेंटिंग है और नक्श निगारी है। आ रही बात समझ में? ये तमाम काम किसके अंदर आएंगे? फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। जी। आपका ड्राइंग आ गया, उसके अंदर राइटिंग आ गई, और जो कुछ भी हम फिंगर्स के ज़रिए करते हैं, हाथों के ज़रिए करते हैं, अपने पंजों के ज़रिए करते हैं, अपने थम्स के ज़रिए करते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपके सामने डेवलपमेंट की 4 टाइप। वो है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं जज्बाती नशोनुमा उर्दू में। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ही दो चीज़ें आती हैं जिसको अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट भी इमोशनल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक बच्चे के अंदर एबिलिटी पैदा होती है। किस चीज़ की एबिलिटी पैदा होती है? टू अकोमोडेट द वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, के ज़रूरत के लिहाज से अपने आप को समाज के मुताबिक ढालना, उसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स, उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली अपने अंदर कोऑपरेशन की सलाहियत पैदा करना, हेल्दी रिलेशनशिप पैदा कर देना, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट विल कम अंडर दी सोशल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या है? कि किसी चीज़ को एबिलिटी, ये भी एक एबिलिटी है, सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो किस चीज़ की एबिलिटी? टू टेक द डिसीजन अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, उसे हम कहेंगे कि सही या गलत की तफरीक करने का जो डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सवालात भी आते हैं इस तरह के कि कोई बच्चा है, हेंस डिलेमा भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चा फितरी तौर पर सही को सही मानता है और फितरी तौर पर गलत को गलत मानता है। रिस्पेक्ट करना, टीचर की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, झूठ बोलना, कोई चीज़ चुरा लेना, ये तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, तो अगर स्टूडेंट उसको सही को सही मानता है, गलत को गलत मानता है, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट का मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, ये इसका मरकज़ी। और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर उसका हंसी, उसके डिज़ायर्स, उसके जज्बात, उसके ख्वाहिशात, ठीक है, ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, आवाज़ क्लियर है? नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी लैंग्वेज के बारे में होता है, जिससे हम बच्चे की राइटिंग के अंदर डेवलपमेंट है। बच्चे की पहले वो अल्फ़ाबेट बनाना सीखता है और क्रॉस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस बनाना सीखता है, उसके बाद वो अल्फ़ाबेट बनाता है, फिर जुमले बनाता है। तो ये डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो रहा है। टॉकिंग है, बच्चा पहले आपने देखा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बबलिंग करता है, फिर कुइंग कुइंग करता है, फिर बबलिंग करता है। इस तरह टॉकिंग का भी जो डेवलपमेंट है बच्चे का बात करने का, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो साइंस हैं, सिम्बल्स हैं, जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट का, ये तमाम किस्म की ज़बान के डेवलपमेंट के अंदर आएगी, उसे हम कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम फौरी आगे बढ़ेंगे। ये तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा है, अब देखना है हमको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार सवालात पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं, हर स्टेज के बारे में भी सवालात आते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन टू लाइन आपकी बुक में से आए, लाइन टू लाइन किसी की नोट्स में से आए। पेडागॉगी के अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग की जांच होती है कि आपने किस स्टेज को समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेज आपके सामने है उसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक। प्री नाइटल स्टेज का मतलब क्या होता है? अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। पैदाइश से कब्ल का जो मरहला होता है, जो माँ के पेट में बच्चा 0 से लेकर 9 मंथ तक गुजारता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज प्री नाइटल स्टेज। इसके अंदर इतना ही समझना है। अगर इसके पीछे पेडोलॉजिकल आपको सवाल पूछा जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पैदाइश के बाद से होता है,
बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेवलपमेंट तो पैदाइश के बाद से होता, नहीं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ। कौन से स्टेज से स्टार्ट होता है? प्री नेटल स्टेज से। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो आप याद रखें कि पैदाइश से कब्ल से ही बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ग्रोथ, फिर ग्रोथ कब होगी? ठीक है, बिफोर बर्थ ग्रोथ नहीं होती। हमने देखा है ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसकी हाइट, उसका वजन, ठीक है। आमतौर पर डेवलपमेंट की शुरुआत तो माँ के पेट के अंदर से ही हम इस चीज़ को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये प्री नेटल स्टेज से ही डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। और ग्रोथ को भी अगर हम बात करें तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ग्रोथ भी प्री नेटल स्टेज के साथ ही शुरू होती है, लेकिन जब स्टडी के मामले में आते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद से बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है, बढ़ना शुरू होता है। 0 से 9 मंथ का ये स्पेसिफिक पीरियड है, टिल बर्थ तक होता है, ठीक है। बर्थ से पहले का जो स्पेसिफिक पीरियड है वो सिर्फ बर्थ तक ही होता है। उसके बाद बच्चा 9 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकता, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो डेवलपमेंट पैदाइश के बाद से ही होगा, कब तक होगा? उसकी मैच्योरिटी तक होगा ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेंसी। तो वहां पर आपको प्री नेटल स्टेज में सिर्फ इतना याद रखना है कि डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बर्थ। नेक्स्ट है आपके सामने इन्फेंसी, जिसे अलग अलग टर्म्स से अलग अलग किताबों में आपको दिया जाता है, उन टर्म्स को हमने कंबाइन करने की कोशिश की है। सेकेंड स्टेज यहाँ से डेवलपमेंट की असल स्टेज यहाँ से शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी या हम कहते हैं इन्फेंट्स, बेबीज। इन टर्म्स के साथ उसको स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या क्या करता है? अब देखिए, इसकी जो उम्र है वो 0 से 2 साल तक की है। 0 से 2 साल का मतलब पैदाइश से 2 साल तक, ठीक। तो यहाँ पर कौन सी चीजें इस स्टेज के अंदर आपको याद रखना है? प्लीज नोट डाउन इफ यू हैव पेन एंड नोटबुक। तो यहाँ पर इन्फेंसी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, सबसे ज्यादा जिस चीज का डेवलपमेंट होता है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको याद रखना है जी। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो रहा है? स्टार्ट्स होता है, शुरुआत लैंग्वेज डेवलपमेंट की इन्फेंसी में शुरू हो जाती है, ये याद रखना है। और क्या करता है बच्चा? क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, चलने की कोशिश करता है, खड़ा रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 2 साल के अंदर बच्चे के अंदर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 2 साल तक तो बच्चा चलना सीख जाता है। तो अहम जो चीज़ है डेवलपमेंट के अंदर के चलना या बात करना, ये 2 अहम ग्रोथ डेवलपमेंट के खास पॉइंट हैं जो 2 साल की उम्र तक यानी इन्फेंसी के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मोस्ट ग्रोथ ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट। जी जी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट आपका इन्फेंसी में शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, ऐसी स्टेज में, इन्फेंसी की स्टेज में पेरेंट्स का क्या क्या रोल होना चाहिए? अब बहुत सारी किताबों में इन्फेंसी के बारे में लिखा होता है, लेकिन पेरेंट्स के बारे में नहीं लिखा होता है। तो इस बात को भी आप मोरली याद रखें, पेडोलॉजिकली याद रखें कि इन्फेंसी के अंदर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स के अंदर भी डेवलपमेंट होता है। किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है? ये ऐसा टाइम है जहाँ पर पेरेंट्स सीखते हैं कि न्यू बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, उसके जज्बात का ख्याल कैसा किया जाए, उसकी केयर कैसी की जाए, उसके इमोशन को समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेज आपके सामने है अर्ली चाइल्डहुड। अब बच्चा वहाँ पर
देखिए कि यहाँ पर बच्चा जो है कितनी साल तक है, 0 से 2 साल तक है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में आ गया, जिसकी उम्र 2 से 6 साल तक रहेगी। ठीक, अब बच्चा देखिए यहाँ पे 6 साल, हमको मालूम है कि आप सब लोग अगर किसी न किसी स्कूल से जुड़े हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता है कि आज की तारीख में बच्चे की उम्र 6 से 7 साल या 7.5 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे पहले की जितनी उम्र रहेंगी, स्कूल आने से कब्ल की जितनी उम्र रहेंगी, हम उसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम बच्चा स्कूल नहीं आया है, स्कूल से कब्ल की उम्र है ये, तो हम इसे कहते हैं प्री स्कूल एज। और क्या कहते हैं जी, और क्या कहते हैं हम इसे? टॉडलर भी कहते हैं, हम इसे टॉडलर भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे ख़ास तौर पर किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, किस चीज़ के साथ खेलते हैं? खिलौनों के साथ खेलते हैं, टॉयज से खेलते हैं, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड को हम टॉय एज भी कहते हैं। आवाज़ आ रही है? और ख़ास बात क्या है, और ख़ास बात क्या है अर्ली चाइल्डहुड की, कि इस उम्र में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चे की तमामतर तवज्जो अपनी ज़ात से मरकूज़ होती है। ठीक है, कि हम करेंगे, हम लाएंगे। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक होती है बच्चे की पूरी तवज्जो। मैं खाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं अब्बू के साथ जाऊंगा, मैं अम्मी के साथ जाऊंगा, हम स्कूल जाएंगे, टीचर हम करेंगे। इस रवैये को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। ओके, सेल्फ सेंट्रिक या हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। और एक चीज़ जिस पर हम तवज्जो देना ज़रूरी है कि हमने पिछले जो स्टेप हैं, जिसे हमने इन्फेंसी कहा, उसके अंदर लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। लैंग्वेज डेवलपमेंट वहाँ पर इन्फेंसी में स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल की उम्र का बच्चा है, ये वेरी सेंसिटिव एज कहा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इन्फेंसी के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और अर्ली चाइल्डहुड में सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज के अंदर। जो बच्चे आपके इन्वायरमेंट से जो ज़ुबान सीखेंगे, जो रवैये सीखेंगे, वही बच्चों पर असरअंदाज होंगे। ठीक है, आप जो कुछ भी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे, बच्चे आप देखिए 2 से 6 साल तक के बच्चे जो भी पेरेंट्स अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बच्चे उन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम इसे कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, प्री स्कूल एज भी कहा हमने उसे। अब बच्चा जो है नेक्स्ट स्टेज में आ रहा है, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब बच्चा 7 साल का हो चुका है या 8 साल का हो चुका, अब स्कूल जा सकता है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में जाएगा। जी, लेटर चाइल्डहुड। जी, अगर इस तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड 6 साल तक रहेगा, उसके बाद 7 साल से 11 साल तक। ठीक है, क्या रहेगा? लेटर चाइल्डहुड। अब बच्चा स्कूल जाने की उम्र का हो चुका है, इसीलिए उस एज को, लेटर चाइल्डहुड को हम कहते हैं स्कूल एज, या फिर हम उसे कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। इज इट क्लियर? अब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उम्र के साथ उसकी जहानत, उसकी बहुत सारी जज्बात, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उसकी चीज़ें हो रही है। अब उसकी ख़ास बात ये भी है कि अब बच्चा रेडी फॉर इंडिपेंडेंस है, यानी कि अब बच्चा अपने आज़ादी के साथ स्कूल जाता है, वहाँ पर अपनी चॉइसेस बताता है। ठीक है, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करता है, उसे हम कहेंगे कि बच्चा इंडिपेंडेंस के लिए तैयार है। ठीक, साथ ही साथ इस उम्र को और एक लफ्ज़ के साथ याद किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रबल जोन। ट्रबल जोन यानी कि बच्चे के अंदर इतना फास्ट डेवलपमेंट होता है कि वो बहुत सारे जज्बात, एहसासात को वहाँ पर इजहार करने की कोशिश करता है, बहुत सारे जज्बात, एहसासात
अपने कलीग के, अपने टीचर के, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के तमाम चीज़ों को फेस करता है, ठीक है। और वहाँ पर इंडिपेंडेंस भी उसके सामने लगा रहता है, इसीलिए इस उम्र को ट्रबलज़ोम कहते हैं। और एक चीज़ है, इस उम्र के अंदर बच्चा क्रिएटिविटी यहाँ पर स्टार्ट होती है, क्रिएटिविटी बिगिनस। अब बच्चा यहाँ पर अपने हाथों से कुछ बनाना चाहेगा, अपनी ज़ुबान से कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहेगा, अपनी पसंद नापसंद का इज़हार करेगा, ठीक है। लॉजिकली सोचने की स्टार्ट यहाँ पर शुरू होती है, उसे हम कहेंगे क्रिएटिविटी बिगिनस। यहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स नीड टू इनकरेज देम एंड अलाउ देम एक्सपीरियंस। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं या 7 से 11 साल के बच्चे हैं लेटर चाइल्डहुड के, तो पेरेंट्स को, टीचर्स को चाहिए कि जो कुछ भी वो काम करना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी जो स्टूडेंट आपको दिखा रहे हैं, उस क्रिएटिविटी को, उनके किए गए काम को इनकरेज करें, उन्हें एक्सपीरियंस लेने दें। और ये बहुत अच्छी उम्र है एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखने की, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस उम्र में 6 से 12 साल की जो क्लासेस होती है, तो यहाँ पर बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ दिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पर एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं। ओके। और आपको याद भी, एक्सपीरियंस के साथ आपको याद रखना है कि लेटर चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चा एक्सपीरियंस हासिल करता है, जो तजुर्बात हासिल करते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब उसी के साथ साथ हमने क्रिएटिविटी की बात की, तो मतलब वहाँ पर बच्चों के अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल बच्चे का डेवलप होना शुरू हो रहा है, ठीक है। ट्रबल जोन कहा हमने, इसका मतलब ये भी है कि बच्चे वहाँ पर मुख्तलिफ बिहेवियर से सामना होता है उनका। अपने पीयर ग्रुप, अपना पीयर ग्रुप यानी कि अपने हमजोलियों के साथ बच्चे वक्त बिताते हैं, उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेज आपके सामने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड या एडोलेसेंस एज, और नाम से याद रखा जाता है। प्यूबर्टी भी है, टीनेज भी उसे कहा जाता है, ठीक है। जिन लोग के स्पीकर ऑन है वो याद रखें कि एडोलेसेंस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज है, जिसे हम टीन एज कहते हैं, प्यूबर्टी भी हम जिसे कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं उफ़वान शबाब, ठीक है। उर्दू के अंदर भी आप याद रखिए इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। उफ़वान शबाब इसे कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज है हर किसी की ज़िंदगी के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट के अंदर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट यानी महारतों का इर्तिक़ा यहाँ पर स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा सीख रहा है, कोई भी चीज़, ठीक है, लर्निंग के ज़रिए आने वाली तमाम स्किल्स जो भी बच्चा सीख रहा है, उसकी इब्तिदा यहाँ पर होती है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडोलेसेंस के अंदर, हम वो देखेंगे कि स्टॉनली हॉल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो टीन एज है, वो एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव, उसकी ज़हनी भूचाल जिसे हम कहते हैं, ये उम्र उस तरह की है। और क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज ऑफ लाइफ है हर किसी की, आपकी हमारी। इस एज के अंदर जो बच्चे सफ़र होते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस से सफ़र होते हैं। अपनी शनाख्त बनाने के लिए वो बच्चे आमादगी इजहार करते हैं, अपनी शनाख्त के लिए बच्चे प्रेशर फील करते हैं, अपनी शनाख्त को प्रूफ करने के लिए वो क्रिएटिविटी का इजहार करते हैं, ठीक है। पीयर प्रेशर उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर मतलब अपनी जो कलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली बच्चे उनके साथ अटैच होते हैं, उसे कहते हैं पीयर प्रेशर। कि अगर मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे टीचर क्या कहेंगे। इस तरह का प्रेशर बच्चों के अंदर क्रिएट होता है। इस उम्र में, एडोलेसेंस की उम्र में, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बच्चे इंपॉर्टेंस देते हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पेरेंट्स, ठीक। साथ ही साथ जो चीज़ हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर इस उम्र के अंदर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक। यहाँ पर फिज़िकल और चेंजेस आने की वजह से बच्चा अपने अंदर
नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करता है। और बच्चा बच्चा नहीं बल्कि अब वो चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि अब वो उफ़वाने शबाब से, अब वो बलागत से, अब वो अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने की जो इस उम्र है उसे हम ट्रांजिशनल एज स्टेज कहते हैं। ट्रांजिशनल यानी कि चेंज होने वाला। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें कि एडोलेसेंस को ट्रांजिशनल स्टेज भी हम कहते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको कि अब इसी उम्र में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट से लॉजिकल रीजनिंग सोचता है। ठीक है, अब मुजर्रिस से वो हर चीज़ का रीज़न ढूंढेगा, वो हर चीज़ को लॉजिकल देखेगा, हर चीज़ को वो फैक्ट बेस बात करने की कोशिश करेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, उसमें एडजस्टमेंट करेगा। और दूसरी बात जो आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर इस उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाता है। अगर आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते हैं, अगर आप उनकी चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं, तो वो एग्रेशन दिखाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं एग्रेशन भी दिखाते हैं। और क्या चीज़ें हैं कि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं कि आपको अभी हमने बताया कि बहुत ज़्यादा सोशल, बायोलॉजिकल और पर्सनल चेंजेस भी बच्चा फेस करता है। और ये इसीलिए इस उम्र को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज कहा जाता है, नाजुक मरहला कहा जाता है उम्र का। ठीक है, एडोलेसेंस समझ में आया। चलिए, अब ऐसे ये तमाम किस्म की जो चीज़ें हमने देखे हैं, ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ को असर करती है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस दिखाती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर असर होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है हेरिडिटी है। ठीक, हेरिडिटी को हम उर्दू में हम जानते हैं विरासत हम कहते हैं। ठीक, हेरिडिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक डोमेन है, एक टॉपिक भी है। हेरिडिटी क्या है, डेवलपमेंट के अंदर इसका क्या रोल है। हम जानते हैं कि हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने का ज़िम्मेदार होती है। ठीक है, और हेरिडिटी वो क्या है, ऑल द थिंग्स व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो भी चीज़ें जो हमें हमारे वालिदैन से मिलती हैं, वो तमाम तर चीज़ें हेरिडिटी का कहलाती हैं। हेरिडिटी में इन तमाम चीज़ों का शुमार होता है जो हम अपने पेरेंट्स से विरासत में सीखते हैं, जो हमें जीन से मिलता है, हमारे डीएनए के अंदर आता है। ठीक, उसके अंदर जज्बात भी आएंगे, आपके बालों का कलर भी हो सकता है, आपकी आंखों का कलर भी हो सकता है, आपकी आवाज़ हो सकती है, आपकी आदत हो सकती है, आपकी फितरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके अंदर और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो हेरिडिटी है पेरेंट्स के ज़रिए आती है। कैसे आती है, तो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक, और यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल की वजह से जो चीज़ बनती है हम उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं जाइगोट। इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मदर के और फादर के। 46 में 23 मदर के और 23 फादर के, इट इज़ इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो अगर डेवलपमेंट के ऊपर कोई असर होगा, डेवलपमेंट अगर मुतासिर होगा, तो हेरिडिटी का भी इसके अंदर खातिर ख्वाह शुमार होता है। हो सकता है कि अगर माँ या बाप कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन हो तो बच्चों के अंदर जहानत आ जाती है। माँ या बाप के अंदर कोई टैलेंट है तो बच्चों के अंदर वो टैलेंट आ जाता है। माँ या बाप के अंदर कोई अच्छी चीज़ है, फितरत है, आदत है, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है,
कलर ऑफ आइज़ हैं, कलर ऑफ स्किन है, साउंड है, वॉइस है, ये तमाम तर चीज़ें यू नो वेल, वो सब हेरिडिटी के अंदर आएगी। ठीक, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है और उसका हमारी डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब सीडीपी के अंदर ही नहीं बल्कि सीटेट के अंदर जहाँ कहीं भी आपको इन्वायरमेंट नज़र आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ झाड़, पत्ते, नदियाँ, तालाब इस चीज़ को शुमार ना करें। ठीक है, सिर्फ इस वो इन्वायरमेंट नहीं जो आपने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है। इन्वायरमेंट के अंदर वो तमाम तर चीज़ें आती हैं, सीडीपी के अंदर वो तमाम तर चीज़ें आती है एक्सेप्ट वंस जीन। हमारे अपने जीन के अलावा हमारे अतराफ़ में मौजूद तमाम तर लोग, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर अशिया इन्वायरमेंट के अंदर शुमार होंगी। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, टीवी, मीडिया, कम्युनिकेशन के ज़रा, ये सब ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? और ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जीन के अलावा, अपने हेरिडिटी के अलावा जो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पेरेंट्स आए, टीचर्स आए, स्कूल आया, कलीग्स आ गए, टीवी है, कम्युनिकेशन के तमाम तर ज़राए हैं, तमाम तर चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, और जो सीडीपी के फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। क्या चीज़ बताइए कोई? डेवलपमेंट इज इक्वल टू, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों की वजह से ही डेवलपमेंट बनता है, इन दोनों की वजह से ही बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है। एक उसकी हेरिडिटी है, दूसरा एनवायरनमेंट है। ओके, जो चीज़ें हेरिडिटी से मिली हम उसे कोई डेवलपमेंट के लिए, जो चीज़ें हमें हेरिडिटी से मिली है डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें बेस फ्राहम करती है, बुनियाद फ्राहम करती हैं। जितना अच्छा उसका हेरिडिटी फैक्टर होगा उतना अच्छा एनवायरमेंटल फैक्टर के उसके अंदर लर्निंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चों की ग़िज़ा, तग़ज़िया जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसानी जिस्म के लिए, बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए। जितना अच्छा फूड और न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा तो उतना डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे का असर होगा। अगर बच्चा डेवलपमेंट के लिए फूड और न्यूट्रिशन के लैक ऑफ न्यूट्रिशन से गुज़रता है, सफ़र और बहुत सारी चीज़ों, बीमारियों से गुज़रता है, विटामिन्स की, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से गुज़रता है, तो उसके डेवलपमेंट पर असर होगा। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर भी रोल अदा करता है डेवलपमेंट के अंदर। जेंडर भी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। यानी क्या, इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? आप जानते हैं कि मेल और फीमेल जो जेंडर है उसके अंदर लड़का, ख़ास तौर पे बॉयज़ का जो डेवलपमेंट है वो गर्ल्स की बनिस्बत रैपिडली होता है। उनकी हाइट, उनका वज़न, उनका पावर, ताकत, सोच समझ, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, गर्ल्स के अंदर भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास तौर पर डेवलपमेंट दोनों का भी होता है, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट में हमको फ़र्क देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट जेंडर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, और ये भी कह सकते हैं कि जेंडर अफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। ठीक, और क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन किसे कहते हैं? अर्ली स्टिमुलेशन से मुराद के भी बच्चा छोटा है, उसकी उम्र भी छोटी है, लेकिन आप लर्निंग के लिए बच्चे को आमादगी के लिए आमादत कर रहे हैं, बच्चे को आमादा कर रहे हैं, उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं। यानी कि छोटा ही बच्चा भी स्कूल को भी नहीं जाता, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप उसे
पिक्चर्स के ज़रिए, पिक्चर बुक के ज़रिए बच्चे को वक्त से पहले तैयार कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर लर्निंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से भी बच्चों को लर्निंग में, उनके डेवलपमेंट में आसानी होती है। अभी छोटा बच्चा है, हम फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात कर ले, अर्ली स्टिमुलेशन के अंदर छोटा बच्चा है लेकिन आप उसकी रनिंग ले रहे हैं, जंपिंग ले रहे हैं, उसको सब चीज़ें सिखा रहे हैं। तो जो चीज़ें उसे 5 साल में सीखनी है, कि ज़रूरी है कि अगर वो अर्ली स्टिमुलेशन बच्चों को दिया जाए तो 5 साल की बजाय बच्चा वो 4 साल में भी सीख सकता है, उम्र से पहले भी। उसे हम कहेंगे अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमें इम्पोर्टेंट नज़र आई। ठीक, और कुछ पूछना है इस सबक के अंदर आपको तो पूछ सकते हैं। और एक, जी, और आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है। एक सवाल पूछा था एक मर्तबा, तो डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी एक चीज़ आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल के मतलब क्या है? स्पाइरल हम किसे कहते हैं? इस तरह की स्पाइरल होती है, देखिए घूम कर आता है, घूम कर आता है। ठीक है, जो चीज़ें बच्चे इनिशियल स्टेज में फेस करता है वो बाद में जाके बुढ़ापे में भी फेस करता है ना। चलिए, और स्पाइरल में और एक चीज़ आएंगी कि हो सकता है कि डेवलपमेंट कहीं पर रेस्ट करे, फिर फास्ट हो जाए, फिर डेवलपमेंट आपका फास्ट हो जाए, फिर रुक जाए। डेवलपमेंट की रफ्तार में भी कमी या ज़्यादती हो सकती है। ठीक, अगर आपको ऑप्शन में ये नज़र आए कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन की तरह डेवलपमेंट होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं बल्कि वो बैक साइड में जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है, स्पाइरल की तरह होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, उसकी स्पीड में भी कमी ज़्यादती हो सकती है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो और भी आप इसे अच्छे से देखिए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह हम भी CDP के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे लेने की कोशिश करेंगे, या आपके साथ ही डिस्कस करते हुए उसको लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपका टाइम कंज्यूमिंग जो पीरियड है आपका एग्ज़ाम के अंदर वो भी बचेगा। क्या हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है, बुक्स आपने पढ़ ली है, यूट्यूब से आपने सिलेबस भी कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो आपका बहुत सारा टाइम एग्ज़ाम के अंदर वेस्ट होगा, वक्त पर पेपर ख़त्म नहीं होगा। आपको अफसोस होगा इस बात का कि मैं आगे का पेपर में पूरे के पूरे जवाबात मुझे आते थे और सही आंसर मुझे मालूम थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम इसलिए नहीं मिलता है कि आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, रफ्तार नहीं बढ़ती। तो जो चीज़ें आसान भी है उसको प्रैक्टिस मस्ट है, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज एंड पेडागोगी हो, या CDP हो, या EVS हो। ठीक है, तो आप कॉम्प्रहेंशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्टडी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी अपनी जारी रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में, जी, इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में, नहीं नहीं, उर्दू सिर्फ एक एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा आपको, बाकी तमाम सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी में आते हैं। तो मोड ऑफ स्टडी आपको इंग्लिश रखना है, बिकॉज आप सब इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप मोड ऑफ स्टडी इंग्लिश रखें। जो चीज़ अगर समझ में ना आए तो हिंदी में देख सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या घर पर हैं, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं।
ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an